Hello and welcome बच्चों। तो now today we are going to discuss about acceleration due to gravity। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। भाई ये जी तो आपने सुना ही होगा। जी बोलिए, जी सुना है? जी ये वाला जी देखा है सर, सुना है, यूज़ भी किया है। जी की वैल्यू जो अपन लेते हैं 9.8 और कभी कभी इसको 10 भी ले लिया जाता है, ये आपने सुना है। तो मैंने कहा सुनने से काम नहीं चलेगा, आज इसका डेरिवेशन भी करेंगे। आपने कहा ठीक है सर जी, करा दीजिए जी। तो मैंने लिया एक गोला, ये है बिल्कुल भोला, ये है अपना गोला। गोला मतलब अर्थ है ये, और अर्थ की सरफेस पे आप खड़े हुए हो भाई। और आपको पता है कि जो अर्थ है उसका मास मैं मानता हूँ ME, मास ऑफ अर्थ। और ये आपको छोटा सा मास आपका है, या फिर मैं मान लेता हूँ मेरा भी कितना छोटा सा मास है आपकी तरह ही भाई। अर्थ के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा मास है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। अब आप बताओ कि आपको अर्थ किस फोर्स से खींच रही है। तो भाई अर्थ आपको जिस फोर्स से खींच रही है वो आपको दिखता है वेग मशीन में, वेग मशीन में दिखता है आपको, ठीक है। कितना दिखता है? mg। बोलो जी, आया जी? हाँ जी बिल्कुल जी। तो आपको दिखता है mg, ठीक है। ये mg आखिरकार आ कहाँ से रहा है? mg आखिरकार आ कहाँ से रहा है? कौन सा फोर्स है भाई? mg। मेरा वेट मुझे दिख रहा है वेइंग मशीन पे mg, लेकिन ये वेइंग मशीन कौन सा वेट शो कर रही है? वो ही वेट है जो आपके और अर्थ के सेंटर के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। मतलब ये वाला जो mg है वो आपके और अर्थ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ही है भाई। और ग्रेविटेशन फोर्स आपके और अर्थ के बीच में कितना होगा? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ यू अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि आप अर्थ के जस्ट सरफेस पर ही खड़े हो तो यहाँ पर आर की वैल्यू आर हो जाएगी, मतलब कैपिटल आर, मतलब अर्थ की रेडियस, इसको आर ही लिख देते हैं चलो, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से यदि आप देखो दोस्तों जी की वैल्यू कितनी आ गई? जी ME अपॉन आर स्क्वेयर, मतलब आर ई स्क्वेयर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होती है, ठीक है। ये जी की वैल्यू मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ये वाली वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो जी की वैल्यू आती है 9.79, जिसको 9.8 कंसीडर कर लेते हैं अपन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों अर्थ की रेडियस बताइए आप? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। सर आपने बताई रेडियस की वैल्यू, लिख दिया मास। मैंने कहा हाँ यही तो कमाल है अपना, इसको भी लिख देते आप। ये वैल्यू आप पुट करोगे, लेकिन मीटर में पुट करना, किलोमीटर में नहीं। तो 10⁻³ और करोगे इसमें, किलोमीटर हटाओगे मीटर लगाओगे तो 10 मल्टीप्लाई कर देना 6400 में 10⁻³ का, तब ये मीटर में आ जाएगा। ये kg में है ही मास 6 × 10⁻⁴, ये सब मास। ये जी की वैल्यू है, ME आ रही है, ये मेरे पास है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो जी की वैल्यू आ जाती है मेरे पास ये। अब दोस्तों यहाँ से G इंटू ME की वैल्यू, G इंटू मास ऑफ अर्थ की वैल्यू जो आती है वो आती है G इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू आप एक तरह से स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होगा कई जगहों पर, इसलिए आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लो। GME इक्वल्स टू GRE स्क्वेयर, GME इक्वल्स टू GRE स्क्वेयर। ओके जी, बोलो जी, बोलो जी। अच्छा ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी। अब कोई दूसरा गोला मान लेते हैं अपन, जिस गोला से पी के आया था नीचे, पी के वो देखिए, वो दूसरे गोला से आया था, मान लिया वो ये वाला गोला है, कोई दूसरा गोला। उसकी रेडियस मैं मानता हूँ R' है, RG मान लेते हैं, कोई दूसरा गोला है ना तो गोले की रेडियस। और इसका मास मान लेते हैं mg, मास ऑफ गोला, बोलो भोला। तो यहाँ इसके लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, z' की वैल्यू वो होगी जी मास ऑफ दिस गोला अपॉन आर ऑफ दिस गोला का स्क्वायर। यदि आपको कोई ऐसा दे दे कि जो इस गोले का मास है ना, इस गोले का मास है जो अर्थ के मास का 2 टाइम्स है, मैंने कहा ठीक है। और इस गोले की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की आधी है, मैंने कहा ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दिया, तो क्या आप जी' की वैल्यू निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हो। जी' का रेशियो ले लेना आप, जी' का रेशियो ले लेना। तो जी' की वैल्यू जी
मास ऑफ गोला अपॉन आर ऑफ गोला का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ से जी गया जी, बचा क्या एम जी अपॉन एम ई इंटू आर ई अपॉन आर जी का होल स्क्वायर। समझे आप, बोलो आप, समझिए आप, बोलो आप, बताओ आप, समझे आप, बोले आप, बताओ आप। यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे पता था जो गोले का मास है, गोले का मास है अर्थ का 2 टाइम्स है, तो गोले के मास को 2 टाइम्स ऑफ एम ही लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जो गोले की रेडियस है जो नीचे लिखी हुई है, जो गोले की रेडियस है इसके अर्थ की रेडियस की आधी है, ये होल स्क्वायर आर ई से आर ई गया, इससे ये गया हा जी, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 2 जा 4 स्क्वायर करना है, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 8 8 8 8 8 8। तो इस जी डैश अपॉन जी का जो रेशो आया वो आया 8, मतलब उस गोले पर जी की वैल्यू 8 टाइम्स है अपने ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन वाले वैल्यू के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, उसकी ये 8 टाइम्स है। मतलब यदि आपको जी डैश की वैल्यू ही चाहिए तो 8 इंटू यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है 9.8, ये वैल्यू आप कर देना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी उस गोले के जी की वैल्यू, उस गोले के जी की वैल्यू, समझे आप, उस गोले के जी की वैल्यू। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो। ये छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक मान लो कि एक कंपैरिजन हो गया, मतलब एक डेरिवेशन ये हो गया कि यदि आपको कंपेयर करना हो दो गोलों को तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखते हैं अपन वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी विद हाइट, वेरिएशन इन जी विद हाइट। यदि आप पृथ्वी नामक गोले से, ये एक पृथ्वी नामक गोला है और आप इसकी इस सरफेस से यहाँ तक, तो ये इसकी रेडियस होगी, आप इसकी सरफेस से एच हाइट ऊपर चले गए दोस्तों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप इसकी इस सरफेस से एच हाइट ऊपर चले गए दोस्तों। तो अब आप यहाँ पर खड़े हो भाई एच हाइट ऊपर, तो यहाँ पर आप बताओ वेट कितना है भाई आपका एम। मैं मानता हूँ इस हाइट पर जाके, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल ही रहा हूँ कि हाइट का मतलब वेरिएशन देखना है, तो मतलब वो जो सरफेस पर जी है उतना तो नहीं होता होगा, नहीं तो मैं वेरिएशन वर्ड क्यों यूज़ करता, मैं बोल देता कि जो जी अर्थ की सरफेस पे होता है वही वहाँ पे होगा, लेकिन वेरिएशन बोला मतलब उस जगह पे जी सेम तो नहीं होता, तो मैं मान लेता हूँ उस जगह अगर ग्रेविटेशन एक्सिस जी डैश हो गया। तो आप वेग मशीन यदि एच हाइट ऊपर लेके जाते हो तो वहाँ पर आपका वेट एम जी ना होगा, एम जी डैश दिखाएगा वो, एम जी डैश मतलब आपका वेट वहाँ पर कम हो जाएगा। याद रखना मास कभी भी कम नहीं होता, कहीं पे जाओ अर्थ के नीचे चले जाओ, अर्थ के ऊपर चले जाओ, किसी जगह पे चले जाओ, मास सेम रहता है, मास डज नॉट चेंज एनीवेयर इन द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में कहीं भी ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जी जो वेरी करता है तो आपका वेट वेरी करेगा। अच्छा, ये वेट आ किस वजह से रहा है, किस फोर्स की वजह से, तो ये आ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और ये वैल्यू कितनी है जी मास ऑफ अर्थ, क्योंकि आप मास ऑफ अर्थ से ऊपर गए, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ यू अपॉन आर स्क्वायर। इस बार आर देखो, सेंटर से आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर ई मानते हैं इसको, तो आर ई प्लस एच, क्या यही आपकी डिस्टेंस है आपकी सेंटर से, समझ रहे हो भाई। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि आपको जो वेरिएशन दिखता है, जो फोर्स दिखता है वो एक्चुअली में ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है। आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, एम सी एम चला गया जी। मैंने जी एम ई की वैल्यू अभी अभी आपको बताई थी कि जी एम ई जब भी आए तो दोस्तों याद करना मेरे उस बात को जो मैंने आपको यहाँ सिखाई थी, जी एम ई इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर, जी एम ई इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर। अभी अभी डिस्कशन हुआ है, मैं देख लूँ ऊपर तक कवर हो रहा है या नहीं। यस 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 यस, दूसरा चौक यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो जी एम ई की वैल्यू जी आर स्क्वायर यदि मैं यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दूँ जी आर स्क्वायर, तो दोस्तों अब आप पूछ रहे हो ये पुट किया ही क्यों, क्योंकि मैं वेरिएशन निकालना चाह रहा था जी में, तो मैं चाह रहा था कि कैसे ना कैसे करके वो वाला जी आ जाए सरफेस वाला, तो आ गया ना जी एम ई की जगह जी आर रखे सरफेस वाला आ गया। अब मैं आर ई स्क्वायर को ले जाता हूँ नीचे नीचे, ठीक है, तो जी अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब देखो ये नीचे वाला कवर हो गया कि नहीं, यस हो गया, मज़ा आ गया। तो जी डैश की वैल्यू ये आ रही है, जी डैश की वैल्यू जी अपॉन आर ई प्लस एच, मैं आर ई स्क्वायर को नीचे लेके आ गया तो ये ब्रैकेट के अंदर ही चले जाएगा क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें ये लिख दूँ मैं जी डैश इक्वस टू जी
1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जीरो इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो आप जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाओगे, मतलब एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सरफेस से ऊपर जाओगे एच बढ़ेगा तो जी डैश मतलब सरफेस से ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। दिख रहा है आपको, जी डैश की वैल्यू देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, मतलब ये इन्वर्स होगी ना, एच बढ़ाओगे तो जी डैश की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे सरफेस पे ज़्यादा हाइट पे जाओगे जी की वैल्यू कम 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 होती जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपसे बोल दूं मैं आपसे बोल दूं कि आप अर्थ के सेंटर से आप कितने ऊपर हो, अर्थ के सेंटर से आप 4 आर ई ऊपर हो, अर्थ के सेंटर से आप 4 आर ई ऊपर हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर हो, 4 आर ई, अर्थ के सेंटर से 4 आर ई ऊपर हो, तो आप बताओ एच की वैल्यू कितनी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप अर्थ के सेंटर से यदि 4 गुना, अर्थ के सेंटर से आप 4 टाइम्स डिस्टेंस चले गए इसकी रेडियस के, अर्थ के सेंटर से आप इसकी रेडियस के 4 गुना डिस्टेंस पर हो, अर्थ के सेंटर से हो आप अर्थ की रेडियस के 4 गुना डिस्टेंस पे, तो आप बताओ एच की वैल्यू इस केस में कितनी है, पहले ये बताओ। तो एच की वैल्यू होगी भाई यहाँ पर 3 आ रही है। आप समझ रहे हो ना इस बात को ध्यान से समझना यार, क्योंकि इसने बोला आप अर्थ के सेंटर से कितनी दूर हो, अर्थ की डिस्टेंस के 4 गुना, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपको दी है, आर ई प्लस एच की वैल्यू दी है, क्योंकि आपको सेंटर से डिस्टेंस दी है, ये वैल्यू दी है 4 आर ई, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आर ई। ठीक है, आप अर्थ के सेंटर से अर्थ की रेडियस के 4 गुना डिस्टेंस पर हो, मतलब एच की वैल्यू 3 आर ई आ जाएगी। यहाँ से एच की वैल्यू आपके पास आ गई, तो मैं अब पूछ रहा हूँ कि इस हाइट पर जो कि 3 आर ई आई है, इस हाइट पर जी की वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअली में जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, मतलब जो आपको पता है कि जी डैश कम तो हो ही जाएगा, लेकिन कितना कम हो जाएगा इसके कंपेरिजन वो आपको बताना। तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन 1 प्लस एच की जगह क्या रखोगे, 3 आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ये से ये चला जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी अपॉन 3 + 1 4 का स्क्वायर 16। तो भाई ये देखो जी डैश की वैल्यू इतनी हाइट पे जाने पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है उसका 1/16, मतलब इतना 16 गुना कम हो चुकी है भाई, 1/16 हो चुकी है, 1/16 इतना ज़्यादा कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यदि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले तो भाई 10/16, जी की वैल्यू 10 यदि माननी है, तो यदि 9.8 ले रहा है तो 9.8/16 वैल्यू निकाल सकते हो कि इस वाले हाइट पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है ओके, हाइट के साथ वेरिएशन देख लिया अपन ने। ठीक है जी, ओके जी, बोलो जी, हाँ जी, हो जी। अब वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। आप सुरंग खोद के आपने सुरंग बना ली और अर्थ के अंदर चले गए भाई। इस बार आप यहाँ नहीं हो, अर्थ के अंदर आपने सुरंग बना ली। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ से डी डेप्थ नीचे, इसको डी मान लेते, डी डेप्थ नीचे आपने सुरंग बना ली, और यहाँ पर आप पूछ रहे हो इस जगह पर कितनी, ये टोटल रेडियस कितनी होती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो आ रही होगी, और ये आप डी डेप्थ नीचे चले गए तो ये बाकी कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, आर ई माइनस डी। समझे, आप डी डेप्थ अंदर चले गए तो ये बाकी कितनी बची, आर ई माइनस डी। एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, गोला है, बहुत ही भोला है। आप इस जगह से डी नीचे आ गए। ठीक है, तो सेंटर से आप कितना ऊपर हो, मैं यदि आपसे ये पूछूं तो आप ऊपर हो सेंटर से आर ई माइनस डी। आप समझ रहे हो ये बात, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो रेडियस है आर ई, और आप डी नीचे आ गए तो आपकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर ई अपॉन डी। मतलब इस जगह पे खड़े हो, ये मैं एक गोला बना लेता हूँ, एक इमेजिनरी गोला, आप इस जगह पर हो, इस जगह पर। ठीक है। अब आप मैं पूछ रहा हूँ कि अंदर गए आप इस सरफेस के, अर्थ के अंदर चले गए गड्ढा खोद के, तो जी की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, क्या होगा, या फिर कुछ नहीं, सेम रहेगी। तो आप क्या करोगे जी, आप यहाँ करोगे जी, वही बात करोगे। यहाँ पर जो वेट होगा आपका मास एम है, एम जी डैश मानता हूँ मैं, जी m1 m2, तो पहले मैं आपका मास रखता हूँ। अब मैं यहाँ पर मास ऑफ अर्थ लिखूँ या नहीं लिखूँ, अपॉन आर, यहाँ से डिस्टेंस है वो जो कि आर ई माइनस डी मुझे दिख रही है। ठीक है,
अब मुझे बताओ, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं हूँ, तो मुझे बताओ मास मैं पूरी अर्थ का एम ही ले लूँ या फिर कुछ अलग मास होगा? भाई कुछ अलग मास होगा, आप एम ही यूज़ नहीं कर सकते इस जगह। क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन फील्ड, तब आपको बताया था कि ये आउटर वाला गोला होता है ना, जिस की बात कर रहे हैं उससे आउटर वाला गोला होता है, उसके लिए ये जो पॉइंट है वो इनर पॉइंट हो गया, शेल का इनर पॉइंट हो गया। और शेल के इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। यदि शेल के इनर फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है F/m, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है शेल के अंदर, तो वहाँ पर फोर्स भी कितना लगाएगा, वो फोर्स भी कितना लगाएगा, फोर्स भी ज़ीरो। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो फोर्स कितना, ज़ीरो। तो आउटर वाले पार्ट की वजह से यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा, इसके आउटर वाले, किसके आउटर, इस वाले सरफेस के। जितना आप नीचे आए हो इसके अंदर अंदर वाला गोला आपको यूज करना है, मतलब ये यूज करना है, इसके बाहर वाला इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, और ये वाला पॉइंट ये इस वाले पार्ट के लिए, ये वाले पार्ट के लिए ये शेल हो गया एक तरह से देखा जाए तो ये शेल का इनर पॉइंट हो गया, और शेल के इनर पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होता है। तो यदि ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होता है तो आउटर पार्ट इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ फोर्स अंदर वाले मास की वजह से आएगा। तो मैं मास मानता हूँ इस वाले पार्ट का, जो बच गया मैं एम डैश मान लेता हूँ। समझे आप? ये बात आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी थी। ये तो एम कट जाएगा, ये तो स्मॉल एम कट जाएगा, लेकिन एम डैश आप समझे। आप एम डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चुटकियों का खेल है। एम डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चुटकियों का खेल है। एम डैश की वैल्यू जो होगी, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। डेंसिटी तो भाई पूरे गोले की सेम ही रहेगी, और वो रहेगी मास अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। समझिए? आर ई। डेंसिटी तो भाई जो पूरी अर्थ की है वो इसकी भी होगी, डेंसिटी तो सेम ही रहेगी। तो डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम, मास इसका टोटल मास ऑफ अर्थ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वो लिख दिया मैंने, इनटू वी डैश। वी डैश मतलब इस वाले वॉल्यूम की बात हो रही है भाई, इस वाले वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर ई माइनस डी को मैं आर डैश कंसिडर करता हूँ अभी, आर डैश का क्यू, ठीक है। आर ई माइनस डी को आर डैश मान लें। देखो कच हो गया जी, कच हो गया जी, मज़ा आया ना? मज़ा आया कि नहीं? इसको मैं आर डैश मान रहा हूँ ना, तो आर डैश ही कंसिडर करते हैं अभी, मज़ा आएगा थोड़ा सा। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? 1% दिक्कत नहीं आप निकाल नहीं। तो यहाँ से जो जी डैश की वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी अपॉन आर डैश स्क्वायर इनटू, यहाँ वैल्यू पुट कर दो इसकी, एम डैश की। एम डैश की वैल्यू कितनी है? एम अपॉन कैपिटल आर ई का क्यू इनटू, क्योंकि 4/3 कट गया, आर डैश का क्यू। अब देखो ये आर डैश का स्क्वायर, ये आर डैश का क्यू, यहाँ पर सिर्फ एक आर डैश बचेगा, सिर्फ एक आर डैश बचेगा। ये बात समझ गया? ये बात समझिए कि नहीं? यहाँ पर सिर्फ एक आर डैश बचेगा, ये क्यू हट गया यहाँ से, ये बचा आपका। तो ये जी डैश की वैल्यू आ गई भाई, जी डैश की वैल्यू ये आ गई। जी डैश की वैल्यू क्या आ गई? जी एम अपॉन आर ई स्क्वेयर इंटू आर डैश। क्या यही वैल्यू ई के लिए भी आई थी? ई का जब वेरिएशन देखा था सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए भी जब मैंने वैल्यू देखी थी, जी का वेरिएशन जब देखा था, तो वहाँ पर भी मुझे ये पता चला था कि जी की वैल्यू आर रेडियस के साथ बढ़ती जाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर रेडियस से बढ़ता जाता है अंदर, और बाहर क्या होता है, आर के साथ में वो कम होता जाता है। सेम टू सेम वेरिएशन यहाँ पे मिल रहा है, सेम टू सेम वेरिएशन जी का यहाँ पे मिल रहा है। तो आर मतलब आप अंदर से बाहर जाओगे तो जी बढ़ता जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यदि अंदर जाओगे अर्थ के अंदर जाओगे तो मतलब आर डैश की वैल्यू कम होती जाएगी, अंदर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती है। तो सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी क्या होता है, तो भी जी कम होता है, लेकिन कैसे कम होता है? 1/r² के प्रोपोर्शन। लेकिन सरफेस के अंदर रहते हो तो भी जी कम होता है, लेकिन किसके प्रोपोर्शन? आर डैश के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बाहर जाओगे तो आर डैश की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाती है। सेंटर पे यदि मैं देखूं, इस वाले सेंटर पे, तो सेंटर भी भाई अंदर सिचुएटेड है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये अंदर के लिए निकाला है। तो सेंटर पे आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 0। सेंटर पे आर डैश 0 मतलब जी 0। तो यदि आप अर्थ के सेंटर पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करोगे तो वो 0 होती। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ गई, यहाँ तक का डेरिवेशन आपका क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है जी, हो गया होगा।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, z डैश इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आर डैश की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर ई माइनस डी, समझे आप। आर डैश की वैल्यू मैंने आर ई माइनस डी तो ली थी, मैंने बाद में उसको आर डैश पुट कर दिया। अब यहाँ से यदि आप देखो तो जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, जी एम, यहाँ पर आर ई इसके अंदर ले जाओगे आप, ठीक है। आर ई इसके अंदर जब आप ले जा, अरे 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 रा 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 रा, आर ई का क्यूब लिखा था ना यहाँ पर, आर ई का क्यूब लिखा था ना यहाँ पर, अचानक से स्क्वायर कैसे आ गया, आर ई का क्यूब लिखा था ना यहाँ पर, अचानक से स्क्वायर कैसे लिख दिया, ये हो जाएगा आर ई माइनस डी, ठीक है। तो ये वाला आप पहले ये नोट कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक सारी क्लियर चीज़ें हो गई या नहीं हो गई, देखो नोट करो। नोट करो नोट करो जी, अरे नोट करो जी और नोट करो जी, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत आपको नहीं आ गई, ठीक है। यहाँ से ये आर क्यू हो गया। अब थोड़ा और यदि इसको शॉर्ट बनाना चाहो, यदि आप इसको और शॉर्ट बनाना चाहो, शॉर्ट, तो जी एम की जगह दोस्त, तो इस जी एम से मेरी दुश्मनी पुरानी है, जी एम ई एक्चुअली में, तो जी एम ई की जगह आप जी आर ई स्क्वायर लिखते हो हमेशा, क्योंकि मैं जी एम ई को पसंद बिल्कुल नहीं करता, उसको मैं हटाता हूँ। और क्यों हटा रहा हूँ, ताकि मैं उसको सरफेस वाले जी से कंपेयर कर पाऊँ। मैं क्या चाह रहा था, जो सरफेस पे जी है उससे कंपेरिजन कैसे, यहाँ पे तो स्मॉल जी आ ही नहीं रहा था, कंपेरिजन के लिए मैंने इसको हटा दिया। आर क्यू है नीचे, ऊपर है आर स्क्वायर, तो भाई नीचे सिर्फ एक आर बचेगा, ये क्यू हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, जी डैश की वैल्यू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। मतलब आप सरफेस से जितना अंदर जाओगे डेप्थ बढ़ती जाएगी, तो 1 माइनस ये वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा, और 1 माइनस ये करेंगे तो मतलब ये वाली टोटल वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब सरफेस के अंदर जाने पे भी जी की वैल्यू कम होती है, सरफेस से ऊपर जाने पे भी जी की वैल्यू कम होती है। सरफेस के अंदर जाने का वेरिएशन ये देख लिया, और ऊपर जाने वाला वेरिएशन वो भी लिख देते हैं भाई आपके लिए ही। जी बोलिए, जी डैश इक्वस टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये था। यहाँ पर जी डैश की वैल्यू जो आई है जी 1 माइनस डी अपॉन आर, दो फॉर्मूले आ गए, ये हाइट के साथ वेरिएशन, ये इसके, और दोनों ही केसेस में जी की वैल्यू कम होती है, चाहे आप पृथ्वी के अंदर जाओ चाहे पृथ्वी से ऊपर जाओ, दोनों ही केस में जी की वैल्यू कम होती जाती है। नाउ वी सी द वेरिएशन ऑफ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ जी विद द शेप ऑफ अर्थ, तो एक्चुअली में जो शेप है अर्थ की वो कुछ ऐसी है, इलिप्टिकल है भाई, ये इलिप्टिकल है। ये है अपना इक्वेटर, तो ये इक्वेटर की रेडियस है, ये इधर होते हैं पोल, ये पोल की रेडियस है। तो एक्चुअली में जो अर्थ है ना, वो ऐसी स्फीयर ना होके ऐसी चपटी है भाई, चपटी है, एक चपटा गोला बना दिया, ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ है। तो यहाँ पर जो पोलर वाली साइड में रेडियस है वो कम है, और ये वाली रेडियस ज़्यादा है। तो आपको पता है जी इक्वस टू, जनरल इसकी जो इक्वेशन है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जहाँ पर आर ई की वैल्यू, मतलब रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल, ये पोल बोलते हैं इसको, जो यहाँ पर है ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर आर की वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पर आर ज़्यादा होगा वहाँ पर जी कम होगा, तो जी की वैल्यू कम होती है एट इक्वेटर एज कंपेयर टू जी की वैल्यू एट पोल पर वैल्यू ज़्यादा आएगी, इक्वेटर पे वैल्यू कम रहेगी। पोल पे वैल्यू ज़्यादा आएगी, पोल पे वैल्यू ज़्यादा क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर आर पी आप देख रहे हो, आर पी एक पोल है भाई,
आरपी पोल की रेडियस है, तो आरपी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कम वैल्यू को पुट करोगे तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है पोल पर जी की और सबसे कम वैल्यू होती है जी की यहाँ पर। और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो रेडियस इनके बीच में लाई करेगी। जैसे जैसे इधर जाते जाओगे तो रेडियस सबसे ज़्यादा इधर है इक्वेटर पे, फिर इधर जाओगे कम होती जाएगी और सबसे कम पोल पे जाके हो जाएगी। तो इस तरह से आप वेरिएशन देख सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, जो ये यहाँ से जो वैल्यू, ये स्टेटमेंट सही है कि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो जी कम है और पोल पर रेडियस कम है तो जी ज़्यादा है, ये बात सही है। लेकिन इसके जो न्यूमेरिकली रिजल्ट आए थे वो इस रेडियस, यदि मैं रेडियस का वेरिएशन देख के यदि मैं यहाँ पे जी की वैल्यू रख दूँ ना, जी की वैल्यू निकालूँ, मैंने इक्वेटर पर रेडियस कैलकुलेट करी, पोल पर रेडियस कैलकुलेट करी और जी की वैल्यू दोनों जगह पे निकाल दी, वो रिजल्ट एक्चुअली में जो एक्चुअल डेटा था ना जी का, एक तो मैथमेटिकली आप निकालोगे, रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करो दोनों जगह पे और जी यहाँ से निकालो, तो जो आपकी जी की वैल्यू आ रही थी ना रेडियस कैलकुलेट करने पे जी निकाल रहे थे, वो एक्चुअली में जो हो रही थी वहाँ पर जी की वैल्यू उससे मैच नहीं कर रहा था, डेटा उससे मैच नहीं कर रहा था। ये तो हो रहा था कि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आएगी यहाँ पर कम आएगी, ये तो हो रहा था, मतलब जो अपन स्टेटमेंट दे रहे हैं वो सही है लेकिन एग्जैक्ट डेटा मैच नहीं कर रहा था। तो फिर देखा गया कि भाई एग्जैक्ट डेटा कैसे मैच करे। फिर एक चीज़ और देखी, ऑब्जर्व करी गई कि भाई जो अर्थ है वो स्टेशनरी तो है नहीं, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो आप जानते हो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। क्या आप टाइम पीरियड जानते हो अर्थ का अपनी एक्सिस पर रोटेट करने का 24 आवर्स, अपनी एक्सिस पर 365 मत बोल देना, 365 मत बोल देना, वो आप पता लगाओगे कि वो किसके अबाउट रोटेट करने का टाइम पीरियड होता है, वो नहीं मैं बताऊंगा। लेकिन अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करती है वो 24 आवर्स है। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई ओमेगा कितना होता है, यहाँ पर कितना रखोगे 24 आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे और 1 मिनट में 60 सेकंड। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे रेडियन पर सेकंड में। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि ओमेगा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल, ओमेगा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, छोटी होती है, काफ़ी छोटी होती है ओमेगा की वैल्यू। तो जो जी का वेरिएशन होगा वो भी काफ़ी कम होगा, अब देखो यहाँ पर यदि मैं इक्वेटर पे एक पॉइंट ले लूँ, अच्छा थोड़ा सा इसको अलग बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये ऐसा है ना कुछ शेप है। ये इक्वेटर पे मैंने एक पॉइंट लिया, इक्वेटर पे यदि देखें हर जगह पर जो जी लगता है वो किस साइड लगता है, आपको पता है जो जी लगता है भाई वो सेंटर की साइड लगता है जी। तो यहाँ पर जो अपना वेट, आप इधर खड़े हो तो आपका एम जी किधर होगा, इस साइड होगा एम जी, क्योंकि वो सेंटर की साइड ही लगेगा वेट। और आप पर एक बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, रोटेशन की वजह से एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिसको क्या बोले अपन सेंट्री फ्यूगल फोर्स, सेंटर से दूर की साइड फोर्स लग रहा है आपको। समझ रहे हो आप इस बात को आप समझ रहे हो या नहीं? आपने कहा समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है आप समझ रहे हो। तो नेट फोर्स कितना है इसमें, नेट फोर्स सेंटर की तरफ एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये नेट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, नेट फोर्स लग रहा है यहाँ पर स्मॉल आर समझ रहे हो, इक्वेटर की रेडियस है, रेडियस एट इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वेटर है ना, यहाँ पर इक्वेटर वाली रेडियस है। तो यहाँ से एफ नेट यदि मैं बोलूँ एम इंटू ए इक्वल टू एम जी माइनस एम आर ई ओमेगा स्क्वायर, एम चला गया। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में एक्सेलरेशन आ रहा है वो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर आता है, ये इक्वेटर पर देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जी डैश बोलते हैं इसको, ए को, ये मतलब वेरिएशन इन जी देख रहे थे ना, जी में वेरिएशन, तो जी डैश मान लेते हैं उसको, एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा वो जी डैश हो गया, तो जी डैश देखो कितना कम हो गया, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर ई इस इक्वेटर पर जो रेडियस है वो ओमेगा इसकी रोटेशनल स्पीड, तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर आती है इक्वेटर पे। लेकिन ये इक्वेटर के लिए स्पेशल केस हो गया, मैं स्पेशल केस नहीं, मैं आपको यदि जनरलाइज केस बताना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से थीटा एंगल पे एक पॉइंट ले लेता हूँ भाई, यहाँ से थीटा एंगल पर
इसके कोऑर्डिनेट इससे थीटा से मेजर कर लेंगे, इससे थीटा एंगल पे जाके। ठीक है, आपने एक पॉइंट ले लिया, आप वहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको पता है कि एम जी तो सेंटर की तरफ ही लगेगा। अब मैंने कहा ठीक है, अब ये रोटेशन अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो भाई इसमें जो रोटेशन का सर्किल बनेगा वो तो ये वाला बनेगा। रोटेशन का जो सर्किल बनेगा एक्चुअली में ये इस वाले सर्किल में रोटेट कर रही होगी। यहाँ पर मैं रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई। ठीक है जी, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर किधर लगेगा, इधर एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर लगेगा। आप समझ रहे हो कैसे, क्योंकि भाई रोटेशन जो हो रहा है वो इस सर्किल में हो रहा होगा, रोटेशन तो इसके एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो इस सर्किल में जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस आर ही, जिसकी रेडियस आर है उसके अबाउट, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर लगेगा और एम जी इधर लगेगा। दोनों के बीच में एंगल बताओ। ये मैंने इसी लाइन को एक्सटेंड किया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होगा, क्योंकि इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल यहाँ पे थीटा है, तो इस लाइन का एंगल यहाँ पे भी थीटा होगा। लाइन तो सेम ही है ना, उसको आगे एक्सटेंड किया। यदि ये एंगल थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस यस यस, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब ये दोनों वेक्टर यदि आप ध्यान से देखो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा एम जी। बोलो जी, ये दोनों वेक्टर जो हैं टेल टू टेल जुड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, मतलब नेट जी किधर आएगा? तो नेट जी कहीं बीच में आएगा, रिजल्टेंट बीच में ना आके ये आएगा एकदम इस साइड। क्यों आएगा? क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा उस साइड झुकता है जिस साइड में वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे फोर्स भी अपन देखते थे, जैसे ये दो फोर्स हैं, एक है 50 न्यूटन, एक है 1 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? एकदम ऐसे आएगा, यहाँ पर एकदम पास। क्यों? यहाँ से जब tan थीटा निकालते हैं तो y अपन x करते हैं, तो y की वैल्यू 1 है और नीचे 50 है, तो थीटा देखो बहुत कम हो गया यहाँ से, इसीलिए ये थीटा बहुत कम आएगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा ही है। तो ऐसे यहाँ पर जो एम जी है ना, एम जी बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एम आर ओमेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताई थी ओमेगा की वैल्यू कितनी कम आ रही थी, 2π/24 × 60 ओमेगा की वैल्यू काफ़ी कम थी, मतलब ये कंपोनेंट काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एम जी। यदि ये कंपोनेंट काफ़ी कम होगा तो इसका रिजल्टेंट भी एम जी की साइड झुका हुआ होगा। ठीक है, इसलिए रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आता है। ठीक है, रिजल्टेंट कहाँ पर आता है वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन रिजल्टेंट की बात तो हो गई, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये पता चली कि अपन आज तक ये मान रहे थे कि जो एम जी है ना, एम जी अपना वेट है वो सेंटर की साइड लगता है अर्थ की, लेकिन रोटेशन की वजह से वो सेंटर की साइड ना आके आपने देखा कि नेट जो जी आता है वो कहीं यहाँ पर आता है भाई, कहीं यहाँ पर आता है। आज तो मज़ेदार बातें पता चल रही। ये एम जी, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर को ना लेके मैं यदि एक्सलेशन लेना चाहूँ तो ये इधर एक्सलेशन जी है, इस इधर वाला एक्सलेशन आर ओमेगा स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूँ आपको, ये आपको निकालना है जी इफेक्टिव निकालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? नेट फोर्स यदि ऐसे लिखना चाहो तो एम नेट फोर्स यदि ये लिखना चाहो तो वो किस का कॉम्बिनेशन है, एम जी का और एम आर ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है, वेक्टर सम करना है आपको जी इफेक्टिव निकालने के लिए। जी इफेक्टिव निकालने के लिए इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम ही तो करना है। तो एम हर जगह से यदि मैं हटा दूँ तो जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। समझे? ये आप जी इफेक्टिव निकालने का तरीका होगा। तो जी इफेक्टिव मुझे निकालना है तो मैं दोनों एक्सेलेरेशन का नेट लूँगा। तो आपको पता है कि एफ नेट जब अपन निकालते थे तो क्या होता था, √f1² + f2² + 2f1f2 cos थीटा, जहाँ पर थीटा दोनों फोर्स के बीच का एंगल होता था। कब? जब वो या तो टेल टू टेल जुड़े हो या तो हेड टू हेड जुड़े हो। तो यहाँ पर दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं तो अपन डायरेक्टली ये एंगल ले सकते हैं क्योंकि ये टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी √of जी का स्क्वायर प्लस a² + b² मतलब आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब जी, b मतलब आर ओमेगा स्क्वायर, 2ab cos 180 माइनस थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा। तो ये मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो यहाँ से जी इफेक्टिव का, अच्छा इस वाली टर्म को आप नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आएगी आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब r² ओमेगा की पावर 4। आपको पता है कि ओमेगा ही बहुत कम है, ओमेगा की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम थी ना, 2π/24 × 60 × 60। भाई इतना कम है ओमेगा इतना कम है तो ओमेगा स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई
आप यदि इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाली टर्म तो सिर्फ 4 पाई स्क्वायर ही हो पाई, लेकिन नीचे वाली तो भाई इसकी डबल हो गई। नीचे वाली तो इसकी डबल नहीं, इसके स्क्वायर हो गई। नीचे वाली तो इसका स्क्वायर हो गई। तो भाई ये तो नीचे वाली टर्म तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगी, फिर उसकी पावर 4 कर दोगे तो भाई एकदम खत्म हो जाएगी ये टर्म। तो इस वाली टर्म को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ओमेगा ऑलरेडी कम है, तो भाई ये वैल्यू तो एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये वाली टर्म अपन नहीं लेते यूज़ में, ठीक है। ये असम्पशन है, आप ऐसे मिटा नहीं सकते, आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। बिकॉज ओमेगा इज़ वेरी स्मॉल, सो द ओमेगा की पावर 4 इज़ वेरी 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 स्मॉल, सो डैट वी कैन नेगलेक्ट दिस टर्म। अपन ने नेगलेक्ट कर दी। तो यहाँ से जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आई, वो आई अपने पास √g² माइनस 2g/r ओमेगा स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा। ये आई अपनी जी इफेक्टिव की वैल्यू, g² माइनस 2g/r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब मैं इसमें से g² को बाहर लेना चाहूँगा, तो मैंने कहा ठीक है, g² जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, g अंदर क्या बचेगा, g² बाहर आएगा तो 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था नहीं, g² बाहर लेने का मतलब दोनों साइड g² का डिवाइड करना है ना दोनों टर्म में, तो इधर g² का डिवाइड, इधर भी g² का डिवाइड, तो इधर क्या बचेगा 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बाई जी। 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा बाई जी, यहाँ से आपका जी आ चुका है, ठीक है। इसको हटाना पड़ेगा, नहीं है इसको हटाते नहीं है, इसको हटाते हैं और हम आज बनाते हैं। तो यहाँ से जो जी डैश की वैल्यू आ रही है, मतलब जी इफेक्टिव की वैल्यू आ रही है, इफेक्टिव जी इक्वल्स टू जी, इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1 माइनस 2r ओमेगा स्क्वेयर कॉस थीटा अपूर्ण जी की पावर 1/2, समझे आप, की पावर 1/2, ओके। अब आप यदि ये चीज़ जानते हो 1 + x की पावर n जो होती है उसको अपन लिख सकते हैं 1 + nx। यदि x की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल हो 1 से, यदि x की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल हो 1 से, तो आप इसको 1 + nx लिख सकते हो। ऐसे ही 1 माइनस x की पावर n को आप लिख सकते हो 1 माइनस nx, यदि वही कंडीशन x की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये वैल्यू डेफिनेटली काफ़ी स्मॉल आएगी, तो मैं 1 माइनस x की पावर n को 1 माइनस nx लिख सकता हूँ। तो जी डैश 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1/2 r ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जी। हाँ, यही है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2, ये 2 था, ये 1/2 इधर आया, तो ये 2 से 2 कट गया। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये आ गई अपनी जी डैश की वैल्यू। जी को ले जाते हैं अंदर, बना देते हैं इसको बंदर, जी को ले जाते हैं अंदर। तो जी इफेक्टिव जो आ रहा है अपना, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि ये जी इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो यहाँ तो जी से जी कट जाएगा, जी से जी बचेगा, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस यू आर गेटिंग। अब देखो भाई, ये वाली बात समझ आई। अब वापस मुझे वो बनाना पड़ेगा डायग्राम, और इसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी छोटी सी आर ये रही, ये इसका सर्किल है, मतलब ये इसकी आर है, ठीक है, ये इसके लिए आर है। आपको मैंने ये एक चीज़ बताई थी, मैंने यहाँ से थीटा एंगल पे इसको लिया था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, और ये कितनी है, इसकी रेडियस ऑफ अर्थ है, बोलो जी बोलो, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो आर की वैल्यू क्या किसकी इक्वल है, आर ई कॉस थीटा की। देखो यहाँ से आर की वैल्यू आर ई का कॉस कंपोनेंट है, तो ये एंगल थीटा है, तो आर ई का कॉस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर ई कॉस थीटा। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर ई मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो आर ई कॉस थीटा, तो आर की जगह आर ई कॉस थीटा में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी जी माइनस आर ई कॉस थीटा लिखूंगा तो आर ई ओमेगा स्क्वायर, और ये कॉस थीटा ये पहले से ही एक और आ जाएगा, तो ये वैल्यू आती है जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू ये रही, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया इक्वेटर वाला केस, इक्वेटर वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैंने एंगल कहाँ से मेजर किया था, मैंने एंगल जो लिया था इस जगह से लिया था, यहाँ से थीटा। इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेटर पे थीटा 0, तो जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखोगे आप, जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। और यही तो मैंने वहाँ पर निकाला भी था, याद है ना,
क्या याद है आपको वो दिन जब मैंने जी इफेक्टिव जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर निकाला था? याद है ना? यदि याद नहीं है तो ये देख लो, यहाँ से आ रहा है। अब पोल पे यदि आप जाओगे तो पोल पे थीटा मतलब इस जगह पे थीटा कितना हो जाएगा 90, पोल पे थीटा 90 मतलब कॉस 90 0, तो यहाँ से जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के इक्वल ही होगी, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी। वहाँ पर थीटा का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि थीटा 90 हो गया तो कॉस थीटा 0 हो गया, कॉस थीटा 0 होती है जी इफेक्टिव जी के इक्वल होगा, वहाँ पर वैल्यू कम नहीं होती है। तो वैल्यू सबसे कम कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस वाली टर्म्स बचेगी ना यार, माइनस वाली टर्म बच रही है इसलिए, ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू होती है इक्वेटर पे, और वैल्यू कितनी होती है सबसे कम? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है पोल पर, कितनी होती है? जी के इक्वल, जी डैश इक्वल टू जी। तो यहाँ से 3 वेरिएशन अपन ने देख लिए, एक तो हाइट के साथ, एक डेप्थ के साथ, और एक वेलोसिटी की वजह से, एंगुलर मोशन की वजह से। तो 3 वेरिएशन आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत हो चुके हैं। तो यहाँ से एक वेरिएशन आया जी डैश का, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 3 वेरिएशन आपने देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं इस वाले केस में, फर्स्ट वाले हाइट वाले में बताऊँ तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 लिख सकता हूँ, इसको ऊपर ले गया ना तो ये -2 हो जाएगा। अब यदि आप इसमें ये चीज़ लगाओ 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लिखते थे अपन, कब? जब एक्स की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल हो तब। तो यदि हाइट जो आप ऊपर गए हो, जब अर्थ की सरफेस से आप एच हाइट ऊपर गए हो, यदि आपकी एच की वैल्यू काफ़ी कम हो आर ई से, मतलब अर्थ की रेडियस से काफ़ी कम, जैसे अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और आप अर्थ की सरफेस से सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर गए, मतलब आपकी हाइट कितनी है? सिर्फ 100 किलोमीटर, नहीं 100 मीटर मानते हैं। आप अर्थ की सरफेस से सिर्फ 100 मीटर ऊपर गए और आपकी जो रेडियस है ये रही 6400 किलोमीटर में, ये तो मीटर में करोगे तो 10⁻³ का और मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी 1 से, काफ़ी कम हो जाएगी 1 से। यदि आप अर्थ की सरफेस से काफ़ी कम हाइट ऊपर गए हो तो एच अपॉन आर ई की वैल्यू काफ़ी कम आ जाएगी। यदि एच अपॉन आर ई की वैल्यू काफ़ी कम आ जाएगी तो आप जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकती हो। इसमें कंडीशन क्या है कि h की वैल्यू काफ़ी कम है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो आपको 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल 1 प्लस एन एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? -2, तो -2 इंटू एक्स मतलब ये वाली टर्म, यहाँ से ये वैल्यू भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो वेरिएशन इन जी विद हाइट अपन ने देख लिए। अंदर जाते हैं सरफेस के तो भी जी जो है कम होता है, अर्थ से ऊपर जाते हैं तो भी जी कम होता है, अर्थ के एंगुलर स्पीड की वजह से भी जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन पोल पर अर्थ की एंगुलर स्पीड का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर थीटा 90 होता है, थीटा 90 होते ही ये वाली टर्म 0 होती है, तो जी डैश डायरेक्टली इक्वल टू हो जाता है जी के, मतलब 9.8। लेकिन इक्वेटर पर वो वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, और मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू स्पीड की वजह से जो होती है वो इक्वेटर पे होती है, कितनी होती है? जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अच्छा वैसे आप सोचो तो ये वेरिएशन इक्वेटर पे बहुत सबसे मैक्सिमम होता है, लेकिन ये वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ओमेगा बहुत कम है ना, तो ओमेगा स्क्वायर और कम हो जाएगा, तो जी डैश में से जो टर्म माइनस होती है वो काफ़ी कम होती है, उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो ये तीनों वेरिएशन अपन ने देख लिए। बोला जी बोला, आ रहे हैं बोला जी, बात समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ें ज़िंदगी में, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं? यस, रिकॉर्डिंग हो रही है, 43 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। लेकिन मैं इसमें छोटी मोटी बच्चे जैसे न्यूमेरिकल आपके पास आ सकते हैं कि आप अर्थ की सरफेस से इतना हाइट अंदर गए तो बताइए कि वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होगी, आप निकाल सकते हो ना। जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर वाला फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देना। अर्थ की हाइट पर निकालेंगे वो निकाल दो। अर्थ के किसी एंगल पे आपसे पूछ लिया भाई, उसने थीटा दे दिया 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आप बताओ, तो वही वाला फॉर्मूला लगाना, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 60 रख देना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई स्पीड की वजह से वहाँ पर जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो चुकी है। ठीक है, छोटे मोटे अच्छे प्यारे न्यूमेरिकल आ जाए तो उनको कर लेना। थैंक यू सो मच, वाणी को विराम देता हूँ यहाँ पर।